अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रीवियस व्लॉग्स को इतना प्यार, इतनी पज़ीराई देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी हूँ, आप हमारे हैं और ये चैनल भी आपका है। तो अपने चैनल पर आकर तमाम लेटेस्ट ख़बरें जो हैं वो जानने के लिए चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रहें। और जनाब, आज के व्लॉग का रनडाउन जो है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको एक खबर दी थी आज से कुछ अर्सा पहले और वो बिल्कुल मिनो अन सच साबित हुई है। यूएई यानी कि दुबई जो है वो अपने गलत फैसलों की वजह से बुरे तरीके से फंस गया है। खित्ते में जंग दोबारा से शुरू हो चुकी है। पेट्रोल प्राइसेस जो है वो आसमान पे जाने वाली हैं। ऐसे में दुबई ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। पाकिस्तानियों को वहाँ से डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। पहले सिर्फ अहले तशियों की बात हो रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जितने भी आम लोग हैं उनको भी पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। पाकिस्तान में दुबई की जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी उसको निकाला जा रहा है। क्या होशरुबा और ख़तरनाक किस्म के इंकशाफात हैं वो आज के व्लॉग में आपको बताऊंगी। इसके अलावा ईरान ने दुबई के ऊपर एक और बड़ा हमला करके कब्ज़ा कर लिया है और कितने इलाकों पे कब्ज़ा किया है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इसराइल इस वक्त ईरान में एंटर हो चुका है, उसके बारे में भी आपको तफसीलात बताऊंगी। इसके साथ ही मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में जनाब एक ये तो जियो पॉलिटिक्स की बात हो गई ना। पॉलिटिक्स में मरियम नवाज़ के एक स्टील के ग्लास के ऊपर बड़ी बातें होती थी, तो उसके बारे में उन्होंने खुलासा खुद ही कर दिया है कि वो स्टील का ग्लास अब कहाँ चला गया है और वो इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल करती थी, क्योंकि अक्सर अहले यूथ की तरफ से कहा जाता था कि वो जादू टूने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो वो किस लिए इस्तेमाल करती हैं उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया है। इसके साथ ही गंडापुर ने तहरीक इंसाफ को हमेशा के लिए छुट्टी दे दी है, वो जनाब छोड़ के चले गए हैं और सुहेल अफरीदी जो हैं वो मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। इसके साथ कुछ और बहुत अहम तरीन खबरें हैं जो आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। चलिए जनाब, अब सबसे पहले जो आज के व्लॉग में मैंने आपको बात बतानी है, ये ख़बर सबसे पहले मैंने आपको दी थी। उस वक्त शायद किसी को इस खबर पे यकीन भी नहीं आया होगा, लेकिन अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो उनको पता चल गया होगा कि ये खबर बिल्कुल सच्ची है। जिसमें कि आपको पता चला होगा कि जितने भी अहले तशी लोग हैं, बल्कि जो अहले सुन्नत भी हैं या दूसरी जमातों के भी लोग हैं, लेकिन अगर उनके नाम के साथ अली, हैदर, हुसैन, हसन लगा हुआ है तो उनको यूएई वाली जो है वो आराम से डिपोर्ट कर रहे हैं। पहले शुरू में जब ये खबर आई थी और मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि एक ख़ास किस्म की कोई शिद्दत पसंद इमाम बारगाह थी उनकी नज़र में। मैं इमाम बारगाह को शिद्दत पसंद नहीं कह रही, मैं बता रही हूँ कि जो दुबई के मुताबिक, उनकी गवर्नमेंट के मुताबिक शिद्दत पसंद एक इमाम बारगाह थी। उन्होंने रेकी की कि पिछले एक साल में किन किन लोगों ने वहाँ पे मजलिसें जो हैं वो अटेंड की हैं और जिन जिन लोगों के उसमें नाम आए उसमें उन्होंने उन तमाम लोगों को सबसे पहले मरहले में डिपोर्ट किया। दूसरे मरहले में उन्होंने उन तमाम लोगों को करना शुरू कर दिया जिनके नामों के साथ ये नाम लगे हुए थे। और तीसरे मरहले में मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके बारे में ये पता चल रहा है जनाब कि जिन्होंने कहा है कि हमने कुछ किया भी नहीं था, सोशल मीडिया पे कोई ऐसी पोस्ट या ऐसी कोई चीज़ भी शेयर नहीं की थी, उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। फिर दुबई ने दूसरा जो गलत कदम उठाया वो ये उठाया कि उन्होंने अपने आप को ओपेक से अलग कर लिया। ओपेक का मैंने आपको बताया था कि ये 5 से 6 ऐसे ममालिक हैं जो तेल प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ से तेल निकलता है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो 6 ममालिक हैं उनमें एक दुबई भी था और पूरी दुनिया के अंदर डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करने वाले ये ओपेक कंट्रीज़ थे। उनसे भी ख़ुद को यूएई ने अलग कर लिया, जिसकी वजह से उसने अरबों से ख़ुद को बिल्कुल अलग कर लिया। फिर तीसरा जो गलत कदम उठाया यूएई ने वो ये था कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को ना सिर्फ ख़राब किया बल्कि पाकिस्तान से इन्होंने मांग लिया जी अपना सारा कर्जा वापस। वो एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने वो सारा कर्जा जो था वो उनको वापस कर दिया, हालांकि वो पाकिस्तान को एक ब्लैकमेल करने का टैक्टिक था। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ब्लैकमेल नहीं हुआ। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से पैसा लिया, कतर से पैसा लिया और जाके उनको वापस कर दिया। उनका ये जो ब्लैकमेलिंग का टैक्टिक था ये भी फेल हो गया। फिर इसके बाद मज़ेदार बात ये हुई कि इन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को जब इस तरह से डिपोर्ट करना शुरू किया, कुछ लोगों को निकाला, तो जिन लोगों को इन्होंने निकाला उनको कम अज़ कम दुबई की गवर्नमेंट को चाहिए था कि कम अज़ कम 1 हफ़्ते का टाइम देते और उनको कहते कि जनाब आप अपना पैसा और अपनी सारी चीज़ें लेकर यहाँ से चले जाइए। उनको मौका नहीं दिया। सुनने में आया कि जब रेड मारी तो जो बेचारा निकर में है, शर्ट में है, उसको भी उठा के इन्होंने उसको उसके मुल्क भेज दिया। अब इससे क्या होगा कि दुबई की जो फ़िज़ा है वो पुरएतमाद नहीं रही। वो जो दुबई का एक नारा था कि पूरी दुनिया के अंदर वो सेफेस्ट कंट्री है वो नहीं रहा, जिसके बाद लोगों को ये भी डर लग गया है कि जनाब हम जो पैसा लेकर गए थे हमारे तो पैसों के बगैर, यानी मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे लोगों को भी निकाला है जो 15-15 साल से बेचारे वहाँ मुकीम थे, वहाँ रहते थे और उनकी जायदादें, पैसा सब कुछ वहाँ पर मुंजमद कर दिया। अब इसके बाद
दुबई ने ये जो गलत टैक्टिक उठाया, ये इन्होंने किसके पीछे लग के उठाया? ये इन्होंने बेसिकली गोरों को और इसराइलियंस को सपोर्ट करने के लिए या उनको खुश करने के लिए किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि गोरों की एक हिस्ट्री रही है कि जहाँ पर वो एक मर्तबा देख लेते हैं ना कि ख़तरा है, दूसरी बार वो वहाँ पे ट्रस्ट भी नहीं करते और वो वहाँ पर जाते भी नहीं। दुबई जो ये गलत फैसले कर रहा है, उसका नतीजा उसको यूँ भुगतना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया उनके ऊपर तनकीद कर रही है, और आने वाले दिनों में देखिएगा कि दुबई बिल्कुल तनहा रह जाएगा। अब आपको मैं ये बताती हूँ, इस स्क्रीन के ऊपर आपको डैन पॉप्सिको का एक नज़र आ रहा है ट्वीट। ये शख्स कौन है? ये आलमी माहिर मईशत है, और इसने ये बड़ा चौंका देने वाला इंतबाह और एक ट्वीट किया जिसमें इसने लिखा है कि 56 बरस तक उस शख्स ने आलमी मालियाती मराकज़ का मुतालिया किया है, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात तेज़ी से एक ख़तरनाक और गलत रास्ते पे चल पड़ा है। इतने सख्त लहजे में ख़बरदार करते हुए उस शख्स ने कहा कि जब तक वक्त है, यानी तमाम लोगों को ये शख्स कह रहा है जो माहिर मुआशियात है, कि जितने भी लोग हैं वक्त रहते दुबई से निकल जाएं, वरना सरमाया भी फ़ौरन अपना मुंतकिल करें, वरना बहुत बुरा हो सकता है उनके साथ। और अब कुछ ख़बरें ऐसी भी आ रही हैं कि दुबई आने वाले दिनों में टूट सकता है, और दुबई जो है वो अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। इत्तलात हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर एक सियासी इख्तलाफ जन्म ले रहा है, और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि शारजा जो है वो ख़ुद को उनसे अलग कर लेगा। और तीसरी तरफ ईरान को चैन नहीं आ रहा। ईरान जो है वो दुबई के ऊपर फिर से उसने हमला कर दिया। हालांकि इस वक्त उनका सीज़ फायर है ईरान का, इस वक्त वो अमेरिका के साथ भी कम से कम, वो अमेरिका या इसराइल जो कभी भी अपने मुआहदे की पासदारी नहीं करते, कम से कम वो भी मुआहदे की पासदारी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि दुबई ने क्योंकि ख़ुद को अरब कंट्रीज़ से अलग कर लिया है, ओपेक से अलग कर लिया है, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी मोल ले लिया है, मुसलमान कंट्रीज़ के लोगों को निकाल रहे हैं। दुबई के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है इसराइल की, इसीलिए इसराइल ने अपने लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए दुबई को, जिन दिनों में ईरान हमले कर रहा था, आयरन डोम दिया। अब आयरन डोम जो है, आपको पता है कि उनका दिफाई निज़ाम है जो इसराइल का है, वो कभी किसी इस्लामिक कंट्री को नहीं देते, लेकिन वाहिद दुबई है जिसको उन्होंने दिया है। उसके बाद पूरी दुनिया को ये बात समझ आ गई है कि दुबई जो है वो अरब इत्तेहाद से निकल कर जा पहुँचा है जनाब इंडिया और इसराइल की लॉबी बनने। तो यही वजह है कि ईरान ने दोबारा से उनके ऊपर हमले करना शुरू कर दिए हैं। दूसरा, ईरान का बदला भी हो सकता है कि ईरान कहेगा कि भाई तुम्हारी ये जरूरत कि तुम ओपेक से बाहर निकल गए हो, या तुम जो स्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हो वो हमारे बगैर तुम्हारी स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। तो अब उस वजह से हो क्या रहा है कि दुबई के ऊपर जब से ईरान ने हमला किया है, हालांकि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बड़े सख्त मजम्मत किया ईरान की कि पासदारान इनकलाब ने क्यों भाई इस चीज़ को कबूल किया है कि हाँ उन्होंने हमला किया दुबई पे। दुबई के शेख को फ़ोन करके हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो इसके ऊपर बात भी की है। लेकिन क्या आपको लगता है कि दुबई के शेख के ऊपर कोई असर होगा? बल्कि सुनने में तो यहाँ तक भी आ रहा है कि एक तरफ तो दुबई ने पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके अपना कर्जा वापस मांगा, दूसरी तरफ ये जो PTCL है इसके अंदर भी बड़े शेयर्स थे उनके, उससे भी वो खुद को अलग कर रहे हैं। जितनी इन्वेस्टमेंट्स उनकी पाकिस्तान में थी वो उसको निकाल रहे हैं। तो बहरहाल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उन्होंने बहरहाल ड्रोन हमलों की मजम्मत की है, चलो ठीक है उन्होंने किया, एक अच्छी बात है, लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं। चलिए जनाब अब चलते हैं अगली खबर पे। तो अगली खबर यह है कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर काफ़ी अरसे से गायब हैं। वो जो मूँछों को ताव दिया करते थे फिर भाग जाया करते थे, क्या कॉमेडी शो हुआ करता था, कितनी खुशी से हम सब कुछ देखा करते थे। लेकिन बहरहाल साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने ये कहा है, मुबैना तौर पे उनका एक बयान सामने आ रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली अब इसका क्या पस मंज़र होगा, लेकिन अभी तक जो चल रहा है वो यही है कि वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए जितना कुछ मैं कर सकता था वो मैंने कर लिया है, मज़ीद अब मैं और नहीं साथ चल सकता, और तहरीक इंसाफ तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चंद दिन के मेहमान है, ये कहना जी गंडापुर का। और सुहेल अफरीदी के बारे में तो पहले ही खबरें आ रही हैं कि वो वैसे ही मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं, और जो इमरान खान की बहनें हैं वो वैसे ही जो है वो सुहेल अफरीदी के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। उनका ख्याल है कि जितनी भी गलत फहमियाँ हमारे दरमियान है वो सारी सुहेल अफरीदी ने जो है वो डलवाई हैं। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो क्या कर रहे हैं, सुहेल अफरीदी एक एहतजाज करने जा रहे हैं, जिस पे शुक्र है कि PTI के फॉलोअर्स की आंखें खुली हैं और अब वो खुद सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप ये जो एहतजाज करने जा रहे हैं ये आपको करना चाहिए दूसरे सूबों में। आप अपने ही सूबे में जहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग है, वहाँ पर एक छोटा सा एहतजाज या एक जल्सी करके आपको क्या मिलेगा? बेसिकली तो वो लोग ये चाहते हैं ना कि हमला करके तो खान साहब को 9 मई की तरह दोबारा से वहाँ पे अडियाला जेल पे से छुड़वा के लेके जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। गंडापुर से मैंने अगली खबर पे जाना था, लेकिन अभी लेटेस्ट खबर आई है जब तक कि मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ कि ईरान ने एक और बड़ा हमला किया है मुत्तहिदा अरब इमारात के ऊपर,
اور ایران نے ایک بڑا اعلان یہ کر دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ طور پہ عرب امارات کے کچھ حصوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ یہ تفصیلات ذرا سنیے گا۔ ایرانی حکام کے مطابق انہوں نے اپنا نیا بحری نقشہ جاری کیا ہے جس میں توسیع شدہ جو حدود ہے وہ دکھائی جا رہی ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بحری دائرہ کار میں توسیع کے لیے متحدہ عرب امارات کا کچھ ساحلی حصہ جو ہے وہ اپنے علاقوں میں شامل کر لیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق ایک نیا بحری نقشہ جاری کر دیا گیا ہے جو کہ آبنۂ ہرمز سے آگے بڑھتی ہوئی توسیع شدہ سمندری حدود جو ہے اس میں دکھائی گئی ہے، جس میں یو اے ای کے بعض اہم ساحلی حصے اس میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے دبئی کے کافی حصوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اب ایرانی اس پوری بات کے بعد کیا رد عمل آتا ہے دبئی کے شیخ کی طرف سے، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو جائے گا۔ میرے خیال سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح سے 2019 میں لاک ڈاؤن لگایا تھا اسی طرح سے لاک ڈاؤن لگا دیا جائے، کیونکہ پیٹرول کی پرائسز دیکھیں نا، ایک بیچارہ غریب آدمی جو سیلریڈ پرسن ہے، جو جاب کرتا ہے، اس کی تو ساری تنخواہ ہی پیٹرول میں خرچ ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن لگائیں جب تک کہ حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خطرناک خبر آ رہی ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ ہوئی ہے جناب، مشکوک مسلح شخص جو ہے وہ زخمی حالت میں وہاں سے پکڑا گیا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے بھی ٹرمپ کے اوپر حملہ ہوا تھا اور اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ ایک ڈرامہ ہے۔ فی الحال امریکی صدر کی جو رہائش ہے جی سرکاری وائٹ ہاؤس، اس کے پاس فائرنگ ہوئی ہے اور مشکوک شخص جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ اس شخص نے اہلکار جو تھے، پولیس اہلکار، ان کے اوپر بھی فائرنگ کی اور جوابی کارروائی میں بیسیکلی یہ زخمی ہو گیا اور اب فائنلی جو ہے وہاں پہ لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، یہ اب پکڑا گیا ہے۔ اس کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا، اس نے گولیاں بھی چلائی ہیں اور اب اس کے بعد جب اس سے انویسٹیگیشن ہوگی تو پراپر پتہ چلے گا کہ مطلب کیا یہ کس مقصد کے لیے وہاں پر آیا تھا اور یہ کیا کرنا چاہتا تھا۔ تو اور بڑی مزیدار خبر سنیں کہ پچھلے دنوں میں انڈیا باقاعدہ طور پہ اپنا پورا اسلحہ، اپنے ٹینکس، اپنے ٹرکس جو ہیں پاکستانی سرحدوں کے قریب جو ہے وہ لے کر آ گیا ہے۔ وہ فوٹیجز بھی میں نے آپ کو دکھا دی تھی جس میں وہ اپنا سب کچھ منتقل کر چکا ہے اور وہ دوبارہ سے مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوبارہ سے پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان نے اس میں سعودی عرب کو انوالو کیا تھا۔ سعودی عرب نے انڈیا کو کہا تھا کہ بھائی اگر آپ دوبارہ سے اس طرح کا کوئی ایڈونچر کریں گے تو پھر اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے۔ لیکن مزیدار بات اب یہ ہے کہ پاک بحریہ نے باقاعدہ طور پہ انڈینز کو بچایا، اور کیسے بچایا ہے ذرا اس کی تفصیلات سنیں۔ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک بحری جہاز نظر آ رہا ہے اور اوپر ہیلی کاپٹر اڑتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ یہ بیسیکلی پاک بحریہ جو ہے یہ بچا رہی ہے کس کو؟ انڈین بحری جہاز کو۔ مزیدار بات یہ ہے کہ انڈین بحری جہاز نے مدد بھی کس سے مانگی ہے؟ ہمارے پاکستانی بحری فوج سے۔ ایمرجنسی کال جو ہے وہ ہماری بحریہ کو موصول ہوئی اور عمان سے یہ بھارت جا رہے تھے اور بحیرہ عرب کے اندر جا کر ان کا جہاز جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ پاک بحریہ نے فوری طور پر رسپانس دیتے ہوئے HMS کشمیر ہیلی کاپٹر روانہ کیا جس نے 6 انڈینز کو اور ایک انڈونیشیائی شہری جو ہے اس کو بچا لیا، اور پاکستان نے یہ جو کچھ بھی کیا یہ صرف اور صرف انسانیت کی خاطر کیا۔ مزیدار بات یہ کہ خود ہی پھنستے ہیں، اپنے جہاز گرواتے ہیں۔ وہ پچھلے سال تو ویسے ان کی بڑی سبکی ہوئی تھی، پھر ان کا ابھینندن گرا، اس کو بھی پکڑ کے ٹیز فینٹاسٹک پلا کے اس کو چھوڑ دیا، اس کو بھی ہم چھوڑ کے آئے، پھر ان کو اثر نہیں ہوا۔ اب جو ان کا جہاز ہے وہ سمندر میں پھنس گیا اور مدد بھی یہ پاکستانیوں سے مانگ رہے ہیں۔ بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور رہی بات اہل یوتھ کی، تو وہ مریم نواز کے اوپر اسی پرانی چیزوں کے اوپر، گھسی پٹی چیزوں پہ تنقید کرتے ہیں کہ مریم نواز کے پاس پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ایک لمبا سا سٹیل کا ایک مگ سا ہوتا تھا، وہ جہاں جاتی تھی اپنے ساتھ لے کر جاتی تھیں، تو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے PTI کی طرف سے کہ یہ جو مگ وہ ہاتھ میں پکڑتی ہیں سٹیل کا، بیسیکلی یہ ایک جادو کرتی ہیں، جادو ٹونا وہ کرتی ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ اس کو اپنے پاس رکھتی ہیں۔ تو مریم نواز نے اب وہ مگ جو ہے وہ تبدیل کر لیا ہے، اور وہ کس لیے استعمال کرتی تھیں اور وہ اب جو لیا ہے وہ کون سا لیا ہے اور اس کے اوپر جو انہوں نے اپنی وضاحت دی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خود سن لیجیے۔ میرا جو کافی مگ تھا اس کے اوپر بہت ڈسکشنز ہوئی، تبصرے ہوئے، TV پروگرامز بھی ہوئے، تو اب یہ جو مگ میں یوز کر رہی ہوں اس میں کافی اور بھی اچھا ٹیسٹ کرتی ہے۔ اس پہ لکھا ہے میاں دے نعرے بجن گے، اور یہاں پہ میاں صاحب کی بہت خوبصورت ایک تصویر ہے۔ اس میں کافی گرم بھی رہتی ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ کرتی ہے۔ تو یہ آپ لوگ سب PMLN سب یہ والے مگ کو یوز کریں انشاءاللہ۔ I promise you the coffee will taste better انشاءاللہ۔ جی تو آپ لوگوں نے وضاحت سن لی ہے۔ بیسکلی یہ کلپ تھوڑا سا پرانا ہے لیکن یہ وائرل اب ہو رہا ہے، اور مریم نواز نے جواب بھی دے دیا جو ان کے اوپر ہمیشہ تنقید ہوتی تھی۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کلیریفائی کیا، کافی عرصے تک وہ اس چیز کو کلیریفائی بھی نہیں کرتی تھیں۔
जी जनाब, एक और ख़बर मुलाहिज़ा फरमाएं कि रावलपिंडी में पुलिस ने मशकूक सरगर्मियों के ऊपर भारतीय शहरी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस ने मुकदमे में ये कहा है कि ये मशकूक शख्स जो है धमियाल जा रहा था, पुलिस को देखकर वापस मुड़ा। मशकूक शख्स के पास ना तो कोई शनाख्ती दस्तावेज़ात मौजूद थे, ना इसका कोई ID कार्ड था। पुलिस ने मज़ीद कहा कि मुलज़िम ने अपना नाम जो है वो दलेर मुश्ताक और भारत का रिहायशी होने का बताया। मशकूक शख्स से 2 बॉल पेन और 1750 रुपये सिर्फ पाकिस्तानी निकले हैं। अब ये पता नहीं कैसा दहशतगर्द था जिससे सिर्फ 1750 रुपये निकले हैं, या वक्ती तौर पे उस टाइम जब अरेस्ट हुआ उस वक्त उसकी पॉकेट में इतने पैसे थे। बहरहाल इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो फिर पता चलेगा कि ये किस मकसद के लिए और कहाँ से और किस रास्ते से पाकिस्तान में एंटर हुआ था। तो जनाब अली, ये था हमारा आज का व्लॉग। बारिया जी, आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए और मेरे से कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।